नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में जानना। क्या होती है संरचना, कैसे हुई और कैसे पता चला, ये तो बहुत मतभेद टाइप का काम है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की, लेकिन इसकी एग्जैक्ट गहराई में नहीं जा सके। पृथ्वी की संरचना को जानने से पहले हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या ये जानते हैं। इसकी त्रिज्या 6,378 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6,378 किलोमीटर है। जहाँ तक कि यहाँ तक आज इसकी ये गहराई मानी जाती है और यहाँ तक अभी तक कोई भी वैज्ञानिक पहुँच नहीं पाया है। इसके बारे में जानने के लिए, आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए कई लोग कई बार कई प्रयास किए। और एक जगह पड़ती है आर्कटिक महासागर। वैज्ञानिकों ने आर्कटिक महासागर में एक जगह पड़ती है, काला या कोला करके, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक ये ड्रिल कर पाए थे। इसके नीचे इन्होंने जिद पकड़ ली कि हम यहाँ तक जाएंगे गहराई तक, लेकिन यहाँ तक न जा करके ये 12 किलोमीटर के आगे नहीं जा सके और इन्होंने हार मान ली। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा कि ठीक है, चलिए हम लोग अंदर नहीं जा पाते हैं तो जो स्रोत हमारे पास पहले से उपलब्ध है उन्हीं को स्रोत बनाते हुए, उन्हीं को लेते हुए हम इसकी संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें निकाली, खोज निकाली, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। एक वैज्ञानिक है, हाँ वैज्ञानिक के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं जो स्रोत थे। नंबर 1 प्राकृतिक स्रोत और नंबर 2 अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत जैसे कि ज्वालामुखी और भूकंप। प्राकृतिक स्रोत के थ्रू ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगों को और ज्वालामुखी के माध्यम से इसकी आंतरिक संरचना को पढ़ने की कोशिश की गई। अप्राकृतिक स्रोत में क्या हुआ, अप्राकृतिक स्रोत में दाब मीन्स प्रेशर, तापमान टेम्परेचर और घनत्व, इन तीनों के थ्रू आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश की गई। दाब मतलब प्रेशर, तापमान। दाब जितना ज़्यादा होगा घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। ये दोनों, जब घनत्व उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ये तीनों का रिलेशन एक साथ है। घनत्व का मतलब, घनत्व लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, तो घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर का कोई बॉक्स लिया, 2 बॉक्स लिए जिसकी गहराई 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, लंबाई 1 सेंटीमीटर है। गहराई, चौड़ाई, लंबाई, ठीक है। इसमें कोई सामान भर देते हैं, इसमें भी ये जो इसका जो वजन होगा वो इसका घनत्व कहलाएगा। मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना आपका भार होता है वह घनत्व कहलाता है।
ठीक है, घनत्व के बारे में जान लिए हम लोग। तो आप पहले हम बात करते हैं अप्राकृतिक स्रोत की। अप्राकृतिक स्रोत के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि प्रेशर। भाई जितना पृथ्वी के नीचे हम लोग धरती के अंदर आंतरिक तरफ बढ़ते हैं, अंदर की तरफ बढ़ते हैं, प्रेशर उतना ही हाई होता जाता है। दाब नीचे बढ़ते समय, नीचे बढ़ते ही बढ़ता है। ठीक है, जब दाब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल बात है कि उसका घनत्व तो बढ़ेगा। दाब बढ़ने की वजह से घनत्व बढ़ता है। और जब ये दोनों बढ़ेंगे तो नीचे जाते ही, जितना आप नीचे जाएंगे तापमान में भी उतनी ही वृद्धि होगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। यह वृद्धि 32 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ती है। 32 मीटर नीचे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। लेकिन क्या ये 6,378 किलोमीटर अंदर गहराई तक, भाई ये त्रिज्या है पृथ्वी की, अगर इतना जाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई अगर करोगे तब तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हाँ, इसमें क्या होता है कि ये 100 मीटर के बाद एक निश्चित ढंग से बढ़ती है। ये 32 मीटर पे 100 मीटर तक ही बढ़ती है। उसके बाद से फिर डिफरेंट चीज़ में, डिफरेंट परत में डिफरेंट टाइप से इसका ताप बढ़ता है। हाँ, तापमान बहुत है अंदर, ये जरूरी है, ये पक्का है। ठीक है, फिर अब इसकी बात कर लेते हैं। हमने टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी की बात कर ली। फिर हम लोग बात करते हैं नंबर 2, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में जैसे कि हमने बता रखा है कि भूकंप का मतलब है कि जब भूकंप आता है तो इसकी तरंगे भूकंपी तरंगों के थ्रू हम लोग इनकी जानकारी लिए। इसमें क्या होता है कि प्राथमिक, द्वितीयक, ये भूकंप में हम पढ़ेंगे कि इसकी पूरी तरंगों के बारे में भूकंप में पढ़ेंगे। बहरहाल के हम लोग इतना जान लेते हैं कि इनकी तरंगे जो होती हैं वो कुछ तरंगे ठोस में, कुछ तरंगे द्रव में और कुछ गैस में चलती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर गैस तो है नहीं, ठोस और द्रव है, जो कि हमें इससे पता चलता है तरंगों से। बाकी तरंगों को हम अलग से भूकंप में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी या मेंटल, अभी हम पढ़ेंगे संरचना में। यह मेंटल से निकलता है और लगभग 60 किलोमीटर की गहराई से होता है। 60-70 एबव भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज माना गया है कि लगभग 60 किलोमीटर गहराई से होता है। तो यह सबसे ज़्यादा गहराई से होता है। और जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो ज्वालामुखी से पदार्थ निकलते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इससे हमें पता चलता है, वो इतना ज़्यादा लिक्विड होता है, इससे पता चलता है कि हाँ, पृथ्वी के अंदर जो है लिक्विड फॉर्म पाया जाता है, मतलब लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, ये हो गई दोनों बातें कि प्राकृतिक स्रोत कौन से थे और अप्राकृतिक स्रोत कौन से थे, जिनके थ्रू इसकी आंतरिक संरचना को पढ़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, अभी एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था एडवर्ड स्विस। ठीक है, एक ये वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कहा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया। जैसे ये पृथ्वी, ठीक है,
ये त्रिज्या हो गई। उन्होंने आर्ट थोड़ी सी गड़बड़ है वजह से ऐसे इन्होंने एक भाग काटा, ये भाग काटा और इसको यहाँ पे इन्होंने ऐसे बताया। ऐसे तरबूज नहीं खाते हैं तो तरबूज को ऐसे ही तो काटते हैं, ऐसे बीज से काट दिया। बोला भैया बोला कि यार ये तरबूज मीठा कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? तो वो तरबूज वाला इतना काट के दे देता है कि भैया लो खा के देखो कैसा लगता है। वैसे तरबूज के जैसे इसको इन्होंने काटा, ये संरचना निकाली है। इस आकृति को निकाला, ठीक है। फिर इसमें पढ़ा गया कि भाई कितनी लेयर होती है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी में 3 लेयर पाई जाती है। पहले को सियाल दिया नाम, दूसरे को सीमा नाम दिया और तीसरे को नीफे, इन्होंने ये नाम दिए। सियाल का मतलब इन्होंने बताया ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ये सबसे ऊपर जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ये वो वाला भाग है। इन्होंने बताया कि सियाल जो है सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना है, ठीक है। सेकंड भाग को इन्होंने बताया, सेकंड भाग को बताया जिसको सीमा बोले। सीमा का मतलब ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। मीन्स इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ऊपरी भाग में सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तीसरा और सबसे लास्ट में जो बताया तीसरे पार्ट में, वो जो है निकिल और इसमें लोहा। उन्होंने बताया कि सबसे जो निचला पार्ट है, जो सबसे निचली परत है, ये वाली परत में निकिल प्लस लोहा पाया जाता है। दोनों की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस वजह से यहाँ पे चुंबकीय तत्व, चुंबकत्व बढ़ा जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया, इस पे फिर गहन अध्ययन किया गया। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि भैया ठीक है, आपने ये बताया ये सही है, ये सही माना गया, लेकिन इसमें अभी कुछ चेंजेस करने बाकी हैं। चेंजेस क्या है भाई? ठीक है, इन्होंने ये बता दिया, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी गलती ये की, इन्होंने इस लाइन को कुछ बताया नहीं, इस लाइन का कोई नाम नहीं दिया। मीन्स सियाल को सीमा से जो लाइन डिवाइड करती है, जहाँ से सियाल खत्म होता है, जहाँ से सीमा शुरू होती है, वो जो है उस लाइन को इन्होंने नाम नहीं दिया कोई, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ से सियाल खत्म होती है और कहाँ पे सीमा शुरू होती है। मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा का मीन्स यही होगा। नीफे का मतलब निकिल और लोहा, ठीक है। इस लाइन का भी इन्होंने ऐसा नाम नहीं दिया, ठीक है। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने आया और इसी तरबूज के इसी खंड को उठाया, यहाँ पे होल्ड कर दीजिए, यहाँ पे न्यू कर लीजिए, ठीक है। और उन्होंने बोला नहीं, क्रस्ट जो है, ऊपरी भाग जो है, ठीक है, ऊपरी भाग को, ये मेन भाग हो गया,
और ये निचला भाग जो क्रोण को मेंटल से अलग करता है और जो मेंटल और क्रेस्ट को अलग करता है, इन दोनों का नाम दिया। पहले को बोला ये मोहो डिसकंटिन्यू मीन्स मोह असंबद्धता। इस लाइन का नाम मोह रखा, ठीक है, और इस लाइन का नाम इन्होंने गुटेनबर्ग रखा। ठीक, गुटेनबर्ग असंबद्धता और मोह असंबद्धता। और 2-3 पॉइंट और बताए। 2-3 पॉइंट और क्या बताया इन्होंने कि ये जो क्रेस्ट है अपना, ये इसको क्रेस्ट बोला, ये मेंटल का पार्ट है और ये क्रोण है। ठीक है, क्रेस्ट जो है पूरी पृथ्वी पे, जो ये 3 परतों में है, पूरी पृथ्वी पे जो क्रेस्ट है वो सबसे कम परत, मतलब सबसे कम चौड़ी परत है। बहुत कम स्पेस मतलब में है, बहुत कम चौड़ी परत है। सबसे ज़्यादा जगह जिसका है वो मेंटल का है। फिर सेकंड लार्जेस्ट जो है, सेकंड लार्जेस्ट है क्रोण। ठीक है, फिर इन्होंने एक चीज़ और बताई। ठीक है, क्रस्ट मेंटल और क्रोण आपने पढ़ लिया। फिर इन्होंने एक चीज़ और बताई कि क्रस्ट को जो है इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्रस्ट को डिवाइड किया 2 पार्टों में। इसी तरह इन्होंने कहा कि मेंटल के भी 2 पार्ट होने चाहिए और इसी तरह इन्होंने क्रोण के भी 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, अब इसका नाम क्या रखा? अब इसमें क्या होगा, ये ऊपरी मेंटल, ये आंतरिक मेंटल या निचला मेंटल, और ये बाह्य क्रोण, ये आंतरिक क्रोण, आंतरिक क्रोण। इसी तरह बाह्य क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट। भाई इन्होंने तो 3 पार्ट को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन क्या ये भी यही गलती करना चाहते थे? नहीं, इन्होंने यहाँ पे इनको भी नाम दे दिया, इन तीनों को भी नाम दे दिया। इसका क्या नाम दिया? इसको दिया कोलोराडो। ठीक है, बाह्य क्रस्ट जो आंतरिक क्रस्ट को डिवाइड करती है, जो लाइन डिवाइड करती है, उसे कोलोराडो असंबद्धता के नाम से जानते हैं। सेकंड ऊपरी मेंटल, बाह्य मेंटल या ऊपरी मेंटल को जो निचले मेंटल से अलग करती है, ऊपरी मेंटल को जो निचले मेंटल से अलग करती है, उसे रेपेटी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। रेपेटी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। इसी तरह बाह्य क्रोण और आंतरिक क्रोण को जो अलग करती रेखा, बाह्य क्रोण और आंतरिक क्रोण को जो अलग करती रेखा, उस रेखा को हम लोग लेहमैन असंबद्धता के नाम से जानते हैं। असंबद्धता का मतलब डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी मीन्स बाह्य क्रोण को आंतरिक कोण से अलग करने वाली रेखा को लेहमैन। ये सारी लाइनें पूछी गई हैं, सारी लाइनें पूछी गई हैं किसी न किसी एग्जाम में। हाँ, अभी तो क्वेश्चन को घुमाना भी शुरू कर दिया। अब की बार बीपीएससी के साथ, बीपीएससी के कुछ
क्वेश्चन पेपर में यहाँ आया कि आंतरिक क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को कौन सी रेखा डिवाइड करती है। क्वेश्चन घुमा के कर दिया, जिसका आंसर था मोह असंबद्धता। ठीक है, इसको कई वैज्ञानिकों ने मिलके ये खोज की थी, इसलिए इसमें किसी स्पेशल का नाम नहीं दिया जाता है। बहरहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये सारे एक न एक वैज्ञानिक ही थे। ठीक है, हाँ, बात रही जो ये ऊपरी मेंटल है, आपकी जो ज्वालामुखी है, एक केंद्र हो गया, केंद्र के बाद ये केंद्र हो गया। ठीक है, ये मेंटल मीन्स ये पार्ट जो आपका हो गया, वो परत हो गई ब्रोड की, और ये परत हो गई क्रस्ट की, सॉरी क्रस्ट की, जो ये परत हो गई कोर की, और ये भाग जो है, ये भाग पूरा मेंटल का हो गया। क्योंकि मेंटल सबसे लार्जेस्ट भाग है पृथ्वी का, पृथ्वी की परत का मेंटल सबसे लार्जेस्ट भाग है। इस वजह से जो भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो ऐसे ही होता है, मेंटल से ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है और लावा जो है चारों तरफ फैलता है। तो एक बात यह भी याद रखने वाली है कि हाँ, ज्वालामुखी का उद्गार किस परत से होता है, वो होगा मेंटल। और दूसरी चीज जो है, दूसरा पॉइंट ये है, जब भी भूकंप आती है, जैसे मेंटल में यहाँ से भूकंप आया, तो इसकी जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, वो चारों तरफ भागती हैं। क्योंकि भाई भूकंप आया यहाँ पे, तो तरंगे तो चारों तरफ भागनी है, तो ये जाके मेंटल में ही खत्म हो जाती है, और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म होने की वजह से यहाँ तक जा नहीं पाती है। सबसे ज़्यादा डायरेक्टली असर आता है मेन परत पे, यहाँ पे। इस वजह से सबसे ज़्यादा हानि इस परत को होती है। ठीक है दोस्तों, बस आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में।